गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था परासरण और विसरण में अंतर के बारे में और परासरण के अध्ययन की विधियां देखी थी। तो इस क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है वाष्प दाब। वाष्प दाब में अवनमन। ध्यान है वो नमक वाला एग्जाम्पल। देखो, जब अंडों को, एग्स को नमक डाल के उबाला जाता है, ठीक है, तो कम टेम्परेचर पर वो अंडे उबल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर में लॉवरिंग हो जाती है। वाष्प दाब में अवनमन की वजह से या तो कम समय में हम मेजर कर सकते हैं, जो जिस चीज का हम मापन कर सकते हैं आसानी से, वो होता है समय, घड़ी के द्वारा, ठीक है। और टेम्परेचर का मापन आसान नहीं होता, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, वो चाहिए तापमापी, है ना, चाहे केल्विन वाला हो चाहे सेल्सियस वाला हो, डिग्री सेल्सियस वाला। तो समय मापना आसान होता है। कौन सा पानी जिसमें अंडे रखे हों, कौन सा जल्दी उबलेगा, जिसमें नमक डाला हुआ होगा। होता क्या है, जब अवाष्पशील क्या, जो जल्दी से वाष्प में परिवर्तित ना हो, जल्दी से अवाष्पशील तथा विद्युत अनअपघट्य यानी आसानी से। मैंने NaCl का एग्जांपल लिया थोड़ा सा समझने के लिए, बाकी NaCl विद्युत अपघट्य होता है, यहां लेना विद्युत अनअपघट्य। जैसे कि ग्लूकोज मतलब चीनी, तो प्रक्रिया भी वही होगी। यदि NaCl के 1 मोल डालो और चीनी का भी 1 मोल डालो, ग्लूकोज का भी 1 मोल डालो, तो वही परिवर्तन देखोगे। जितने समय में अंडे उबले उतने ही समय में चीनी डालने पर उबलेंगे। यदि चीनी ना डालो, हटा दो, या नमक ना डालो, तो अंडे अधिक देर में, लंबे समय में उबलेंगे। ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर की बात समझनी है, बात देखो। वाष्प दाब उस दिन भी कहा था मैंने, चलो दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। वाष्प दाब क्या होता है कि जो लिक्विड है यानी द्रव है और उसके अणुओं का द्रव के अणुओं का द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को वाष्प दाब से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ी बात, अब और समझो। कई तरीके हैं समझने का, और सारी बातें वैलिड हैं कि मतलब कई तरीके हैं कि जिनसे वाष्प दाब को डिफाइन किया जा सकता है। या तो मैं कहूं कोई बंद क्या है, पॉट है, बर्तन है, जिसमें यहां द्रव है और यहां जैसे टेम्परेचर दे रहे हैं या फिर कुछ, इस द्रव की कुछ मात्रा वाष्प में परिवर्तित है, वाष्प बनी हुई, ये वाष्प है। तो इस वाष्प द्वारा इस सतह पर लगाया गया दाब क्या है, वाष्प दाब है। ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझो कि ये वाष्प और ये पानी इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी क्या काम है, साम्य में होंगे। साम्य में होंगे यानी जितने कण यहां से यहां आ रहे होंगे उतने ही कण यहां से यहां जा रहे होंगे। यानी यदि मैंने कहा 10 कण ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो 10 ही अणु नीचे से ऊपर जा रहे होंगे। ये क्या है, साम्य है। क्या है, जब इसे बंद किया गया है, क्या ऊपर से बंद किया गया है, ढका गया है, ठीक है, तो ये क्या है, साम्य है। तो इस साम्य अवस्था में इस वाष्प द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, इस वाष्प द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या है, वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर? कई तरीके हैं,
आई थिंक वाष्प दाब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोबारा वाष्प दाब में अवनमन। जब अवाष्पशील तथा अनअपघट्य पदार्थ, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को विलायक में डाला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। क्या आती है? वाष्प दाब में कमी आती है। यही कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। क्या कहलाती है? अवनमन कहलाती है। अब थोड़ा सा समझो, लिखो मत, थोड़ा सा वेट करो, वेट, ठीक है? यहां सीरियस करो थोड़ा सा। किसको डाला गया? अवाष्पशील तथा अनअपघट्य पदार्थ। ध्यान से देखो, मैं राउल्ट का नियम याद दिलाता हूं तुम्हें। Pt इक्वल टू क्या होता है? Pa नॉट XA प्लस PB नॉट XB, यही होता। तो मैंने कहा कि ये क्या है? विलायक है। इसे मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? विलायक, ठीक है? शुद्ध विलायक। और इसे कह रहा हूं क्या? इसे कह रहा हूं विलय, जो मिलाया गया है। जब हम राउल्ट का नियम पढ़ते थे तो उसमें अवाष्पशील या मैं कहूं वाष्पशील द्रवों को मिलाया जाता था। वाष्पशील द्रवों को मिलाया जाता था। मैंने कहा था माना A व B वाष्पशील द्रव हैं जब राउल्ट का नियम अप्लाई किया था। याद करो, नहीं ध्यान तो दोबारा बता दूं कि हम वाष्पशील द्रवों को मिला रहे थे। ये वाष्पशील, ये भी वाष्पशील, ये तो बनाते थे ग्राफ कि जब XA क्या हो? 0 हो। अब जैसे जैसे XA यानी मोल फ्रैक्शन यानी A के मोल भिन्न बढ़ते हैं और अधिकतम कितना हो सकते हैं? 1 हो सकता है। तो XA इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या? सिर्फ A ही उपस्थित है। तो इस अवस्था में हम वाष्प दाब लिखते थे कि क्या लिखते थे? Pa नॉट यानी A का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, जब A क्या है? 1 शुद्ध अवस्था। A 1 होने का मतलब इसके मोल भिन्न 1 होने का मतलब सिर्फ A ही उपस्थित है, B नहीं है। यहां मैंने कहा था यदि B 0 हो तो X A क्या होगा? 1 होगा। यदि मैं B के मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न बढ़ाता जाऊं तो मुझे कुछ ये सिचुएशन मिलती है, या फिर थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ऐसा बना सकते हो। तो यहां XB क्या है? यहां XB क्या है? यानी इस स्थिति पर XB क्या होगा? 1 होगा। सिर्फ B उपस्थित होगा। जब यही तो निकाला था लास्ट में, ठीक है? यानी क्या था? जब अवाष्पशील द्रवों को मिलाया जाता है तो उस द्रव का वाष्प दाब, विलयन का नहीं, उस द्रव का वाष्प दाब उसमें उपस्थित मोल भिन्न के समानुपाती होता था। क्या होता था? Pa। यदि A की बात करूं प्रोपोर्शनल तो क्या होता था? XA यानी इसके मोल भिन्न के समानुपाती होता था। मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि नीड है चीजें जल्दी समझ में आए। मुझे आशा है कि तुम भूले नहीं होगे, लेकिन बात करते हैं, ठीक है? अब ध्यान करो, यहां विलय कैसा है? अवाष्पशील है, अनअपघट्य है। अवाष्पशील है तो जो वाष्प में ही परिवर्तित नहीं हो रहा तो उसका क्या वाष्प दाब होगा? वाष्प दाब नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जो वाष्प में परिवर्तित ही नहीं हो रहा उसका वाष्प दाब क्या होगा? शून्य होगा किसी भी अवस्था में, चाहे उसे विलयन में मिलाया जाए, विलायक में मिलाया जाए, या वो शुद्ध अवस्था में उपस्थित हो, तो उसका अपना कोई वाष्प दाब नहीं होता। तो Pb नॉट XB क्या होगा? 0 होगा। क्या कहा मैंने? ये 0 होगा क्योंकि मैंने कहा अवाष्पशील। राउल्ट के नियम के अनुसार हम वाष्पशील द्रव मिला रहे थे। क्या मिला रहे थे? वाष्पशील मिश्रणीय द्रव मिला रहे थे, ठीक है? और ये क्या है? अवाष्पशील। तो इसका वाष्प दाब नहीं होगा तो मेरे पास T आएगा। क्या आएगा? Pa नॉट XA यानी कुल दाब, विलयन का दाब क्या किसके कुल होगा? Pa नॉट XA। अब देखो ध्यान करो, XA क्या है? XA प्लस XB क्या था? 1 होता था हमेशा से, ठीक है? यदि मैं कहूं
देखो ध्यान से, यदि मैं यानी b भी कुछ होगा और a भी कुछ होगा। जब b कुछ है तो x a क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी होगा। यही तो होगा मैथमेटिकली। शब्दों के जाल में ना फंसे, इधर देखो ये होगा। तो एक्स ए हमेशा एक से कम होगा, एक से कम होगा। तो जब एक से कम है तो पीटी एक से कम है तो पी ए नॉट पीटी हमेशा कम होगा किसके, पी ए नॉट से। यानी विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो हमेशा क्या होगा, पी ए नॉट यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। यही क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। देखो कमी हुई ना, पीटी क्या है, कम यानी कुल वाष्प दाब, कुल अंतिम 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 वाष्प दाब क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है। बात क्लियर। यदि मैं इसे ऐसे लिखूं, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद देखो ऐसे लिखा जा सकता है। देखो यहां से इरेज कर रहा हूं। यदि मैं पीटी को लिखूं पीएस, पीटी को लिखूं पीएस, ठीक है। यहां मैं कुल वाष्प दाब कह रहा था, अब मैं पीएस पीएस एक ही बात है। और मैं इसको कहूंगा विलयन का वाष्प दाब। क्या कहूंगा, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, पी। अब एक ही जगह ए को स्किप कर रहा हूं कि कोई भी विलायक है, ए और बी नहीं है, कोई भी विलायक है, तो मैं इसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को पी नॉट से डिनोट कर रहा हूं। और x क्या है, x a, रिमेंबर किसके मोल हैं, विलायक के मोल हैं। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, x a इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं। और b क्या ले रहा हूं मैं, विलय के मोल, b क्या है, विलय के मोल। तो इसे लिखूंगा ps इक्वल टू 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट। यहां सिर्फ इतना ध्यान रखना, एक्स सॉल्यूट क्या है, विलय के मोल बिंदु। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलय के मोल बिंदु। क्लियर। क्या किया हमने, पीटी को पीएस कहा, पीटी को पीएस कहा। पी नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में मिला के दे रहा हूं, शुद्ध अवस्था में ए का, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, ठीक है। एक्स ए क्या है, ए का मोल बिंदु। अब ए के मोल बिंदु को क्या लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस एक्स बी, यानी विलय का विलय दूसरा भी तो है इसमें, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, ठीक है। एक्स बी को क्या कह रहा हूं, एक्स सॉल्यूट कह रहा हूं, बात तो वही है, सारी चीजें करना है। देखो तो ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स सॉल्यूट लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। ध्यान दो, मैं इसे क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का मोल भिन्न इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस। तो यह क्या है, वह कमी है जो हो रही थी विलयन के वाष्प दाब में, जो कमी हो रही थी ना, वो क्या है, पी नॉट एक्स सॉल्यूट। देखो ये क्या है, विलायक का यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये विलयन का वाष्प दाब। देखो ध्यान से देखो, पी नॉट यार देखो पीटी हमेशा क्या था, कम था पीएस पी ए नॉट से। अब जब ज्यादा में से कम घटाओगे तो मुझे अंतर मिलेगा, या कम में से ज्यादा भी घटा सकते हैं, लेकिन कमी पहले से ही हो रही है, कमी हो रही है। जब पी नॉट माइनस पी एस किया तो ये क्या मिला मुझे, ये क्या है, वाष्प दाब में कमी, और इस कमी को ही अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी ही होती है वाष्प दाब में अवनमन। ये क्या, पी नॉट एक्स सॉल्यूट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यदि मैं इस एक्स सॉल्यूट को, एक्स ऑफ सॉल्यूट को यहीं रखूं और मैं लिखूं, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या लिखूं, पी नॉट। ये क्या है, ये है वाष्प दाब में क्या, ये वाला टर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है। देखो ध्यान से, पी नॉट को इधर ले गया,
ये लिखे ना, यानी वाष्प दाब में अंतर, देखो किस कौन कौन सा अंतर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, अंतर का अनुपात क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। यही तो हम पढ़ रहे हैं। और ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणु संख्या के गुणधर्म है। देखो P0 माइनस PS अपॉन P0 किसके इक्वल है, x ऑफ सॉलिड। x ऑफ सॉलिड में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या बताते हैं, मोल। और मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब होता है की संख्या, अणुओं की संख्या। अब यहां ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, जब अणु संख्या गुणधर्म की डेफिनेशन लिखवाई थी, परिभाषा लिखवाई थी, तो वहां कहा था यह विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। किस पर, संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय की प्रकृति पर, ना कि विलेय की प्रकृति पर अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। देखो विलेय क्या प्रकृति है, कैसा है कैसा नहीं है। एक्स सॉल्यूट का मतलब क्या, एक्स क्या, मोल भिन्न, मोल भिन्न। और मोल भिन्न का मतलब मोल भिन्न से ही तो मोल लिख लेंगे। और मोल में क्या होती है, अणुओं की या कणों की, परमाणुओं की संख्या होती है। अवोगाद्रो संख्या क्या बताती है, संख्या ही तो बताती है, संख्या ही तो है, अवोगाद्रो नंबर। क्लियर। तो ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, जो कि किसके इक्वल है, जो किसके, विलेय के मोल भिन्न के इक्वल है। क्लियर, बात क्लियर, मोल भिन्न। तो इसे राउल्ट ने अपनी भाषा में कहा था, बात वही है, यही लिखवाऊंगा। पहले थोड़ा सा लिखो, बहुत कुछ देख चुके हैं, पहले थोड़ा सा लिखेंगे, फिर अगेन बात करेंगे इससे आगे। राउल्ट ने क्या कहा इसी इक्वेशन के बारे में, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया, वहां पे आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यही राउल्ट ने अपनी भाषा में कहा था। क्लियर। तो लिखो वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, इसमें लिखना जब अवाष्पशील तथा विद्युत अनअपघट्य, अवाष्पशील तथा विद्युत अनअपघट्य पदार्थ किसी द्रव विलायक में घोला जाता है, द्रव विलायक में घोला जाता है, तो समान ताप और दाब पर, यानी ताप और दाब क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसे नहीं ताप भी बदल रहा है, दाब भी बदल रहा है, नहीं, ताप और दाब सेम होना चाहिए। घोला जाता है तो समान ताप और दाब पर इस विलयन का, समान ताप तथा दाब पर इस विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के, इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम आता है। इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम आता है, कौमा, यह कमी, किसमें कमी, वाष्प दाब में, यह कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। यह कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, राउल्ट के अनुसार क्या था, राउल्ट के अनुसार PT इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ठीक है। तो लिखना नेक्स्ट लाइन में, अवाष्पशील पदार्थ का अपना कोई
वाष्प दाब नहीं होता, अतः क्या पी बी नॉट एक्स बी इक्वल टू 0। अपना कोई वाष्प दाब नहीं होता, अभी समझा था हमने, थोड़ी देर पहले समझा था। अपना कोई वाष्प दाब नहीं है तो पी बी नॉट एक्स बी क्या है, 0 के इक्वल है। क्लियर? तो लिखना Pt इक्वल टू Pa नॉट XA। तो इसलिए लिख दो Pt इक्वल टू Pa नॉट XA, ठीक है। यहां ब्रैकेट में लिखोगे चूंकि XA प्लस XB इक्वल टू 1, XA प्लस XB इक्वल टू 1 है और XA हमेशा कम होगा 1 से, XA हमेशा होगा 1 से, तो PT हमेशा कम होगा Pa नॉट से। क्लियर? PT इज लेस देन Pa नॉट, ठीक है। तो लगा के लिख देना, तो PS इक्वल टू P नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। PS PT को PS से रिप्लेस किया, ऐसे करके लिख लेना। नेक्स्ट इक्वेशन वो क्या है, ऐसे PS इक्वल टू P नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, ऐसे करके लिख देना। तीर से दिखा देना कि इससे लिखा है, ये समीकरण इस समीकरण से लिखा है ऊपर वाले से, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा। तो यहां नीचे लिख लेना इस समीकरण के बाद PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और X या P नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्लियर? और X सॉल्यूट लिख देना, X सॉल्यूट, तीनों चीजें लिखी होनी चाहिए। X सॉल्यूट क्या है, विलय क्या है, जो भी विद्युत अनावगट्य पदार्थ मिलाया है तो अवाष्पशील, ठीक है। विलय के मोल भिन्न, क्लियर? X सॉल्यूट विलय के मोल भिन्न, बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद PS इक्वल टू, ये लिखने के बाद लिखना है ये लाइन, PS इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट X सॉल्यूट, P नॉट X सॉल्यूट माइनस P नॉट X सॉल्यूट। फिर लिख देना लास्ट में P नॉट X सॉल्यूट इक्वल टू P नॉट माइनस PS, और ऐसे यही वाष्प दाब में अवनमन है, या उपरोक्त समीकरण वाष्प दाब में अवनमन को प्रदर्शित करती है। अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखना चाहो, वाष्प दाब में अवनमन, यही वाष्प दाब में अवनमन है, या उपरोक्त समीकरण वाष्प दाब में अवनमन को प्रदर्शित करती है, वाष्प दाब में अवनमन को प्रदर्शित करती है। तो लास्ट समीकरण ये लिखोगे, ठीक है। X सॉल्यूट क्या है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। अब लिख देना उपरोक्त समीकरण वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित, ये टर्म वास्तव में ये टर्म है, लेकिन ये किसके इक्वल है, X सॉल्यूट के। ये टर्म क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वो जिसके भी इक्वल है, वो दोनों चीजें, दोनों बातें क्या रिप्रेजेंट करेंगी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित। तो लिख लेना उपरोक्त समीकरण वाष्प दाब में, उपरोक्त समीकरण वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करती है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित करती है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर?
ने क्या कहा था? राउल्ट ने कहा था कि जब अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। समानुपाती नहीं, बराबर होता है। ये देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके इक्वल है? अपनी भाषा में लिखो, लिखो, मैं बोलता हूं वो लिखो। राउल्ट के अनुसार, नेक्स्ट लाइन में लिखना, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के अनुसार एक अवाष्पशील विलेय को राउल्ट के अनुसार एक अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है यदि n तथा स्मॉल n, ये कैपिटल N है, n तथा स्मॉल n क्रमशः विलायक तथा विलेय के मोल भिन्न है। कैपिटल N तथा n क्रमशः ये विलायक का मोल भिन्न है, ये विलेय का मोल भिन्न है। ठीक है, तो या अतः विलेय के मोल भिन्न क्या होंगे, जिसे हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते थे? x सॉल्यूट से। क्या होगा? मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? जिसका मोल भिन्न निकालना उसके मोल, विलेय के मोल कितने? n अपॉन कुल मोल। अब देखो विलयन में क्या रिप्रेजेंट है? विलेय और विलायक, तो विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, तो किसका? विलेय के मोल भिन्न क्या होंगे? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, छोटा n अपॉन छोटा n प्लस बड़ा N। ठीक है, और विलायक के मोल भिन्न क्या होंगे? एक्ट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो, है ना? एक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे? कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर? ठीक है, अब देखो हमारी समीकरण जो लास्ट में आई थी वो क्या आई थी? एक्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या है? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। यही आई थी क्या? है ना, यही आई थी। तो एक्स सॉल्यूट ये लिख रहा हूं, यही आई थी, तो मैं लिखूंगा देखो, अतः समीकरण में मान रखता हूं। ठीक है, तो n अपॉन n प्लस कैपिटल N इक्वल टू देखो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या इसे व्युत्क्रम क्या जा सकता है? रिवर्स क्या जा सकता है? रिवर्स करूंगा, देखो क्या होगा, देखो n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। ठीक है, कैपिटल N और स्मॉल n अलग अलग, ओके। ठीक है, रिवर्स कर दिया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS। क्लियर? देखो ये क्या लिखा जा सकता है? ध्यान से देखो, ध्यान से n प्लस कैपिटल N अपॉन n है, तो इसे देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा? देखो n प्लस n अपॉन n है, तो इसे अलग अलग क्या कर सकता? तो n अपॉन n
प्लस एन अपॉन एन हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है, एन अपॉन एन यानी स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस एन यानी कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, तो क्या हो जाएगा देखो राइट हैंड 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। क्लियर? इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। क्लियर? तो यहां 1 प्लस है, इसे क्या लिख सकता हूं पी नॉट, देखो ये 1 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा देखो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1, ये हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। क्लियर? तो देखो इसे सॉल्व करूंगा, देखो ध्यान से, तो इसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा या ले से लो, ले से थोड़ा टिपिकल मेथड है, ये आसान है। यहां मल्टीप्लाई करोगे देखो पी नॉट तो ऑलरेडी है, ठीक है, माइनस भी है, ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, तो माइनस माइनस ऐसा नहीं ब्रैकेट में, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन। देखो पी नॉट प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन। ये इक्वेशन आ जाएगी किसकी, वार्तालाप में आपेक्षिक अवनमन की। ठीक है, क्या इस समीकरण को मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूं, देखो यहां करके लिख ले, ठीक है, किसी और तरीके से कैसे लिखूंगा, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस लिख सकता हूं, ठीक है, इक्वल टू एन यानी स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। दो समीकरण आएंगे, लिखो, जल्दी से उतारोगे, हरी अप, कि हमें ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। क्लियर? यूनिट 5 विलियन, जल्दी से लिखोगे, आई थिंक साथ के साथ लिख रहे होगे, है ना? लिखा क्या? लिख लिया? आगे बात करें। अब है राउल्ट का नियम का वैकल्पिक कथन, यानी दूसरा रूप कह सकते हैं, है ना? देखो यहां से हमारे पास ये समीकरण आई थी, ठीक है, यदि मैं कहूं यही से थोड़ा सा देखो, ये लिख लेना, यही थोड़ा सा देखो, ये पूरा ऐसे ऐसे ही लिखना, पर यहां थोड़ी सी एक चीज समझनी है मुझे। यदि इस समीकरण में मैं कहूं विलियन, विलियन बहुत ही ज्यादा तनु है, तनु है, जब तनु है, तनु होने का मतलब है विलय की मात्रा बहुत ही कम उपस्थित है, बहुत ही कम उपस्थित है, तो विलय बहुत ज्यादा तनु होने की स्थिति में क्या कह सकता हूं, एन स्मॉल एन इज बहुत बहुत कम है, किससे, कैपिटल एन से। ये तो ऐसे कैसे ही लिख लेना आप, है ना? मैं बीच में बता रहा हूं कि विलयन बहुत ज्यादा तनु है तो स्मॉल एन बहुत कम होगा कैपिटल एन से, तो मैं लिख सकता हूं एन प्लस एन, यानी जब कम है, कम में ज्यादा जुड़ी, यानी बहुत ज्यादा कम। एक बात बताओ, 100 में मैं कुछ ऐड करूं, क्या करूं, मान लो 0.00001 ऐड करूं, तो उससे 100 पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं कह दूंगा 100 है, क्या है 100 है, तो मैं 100 में यानी कैपिटल एन में स्मॉल एन जोड़ रहा हूं, तो लगभग क्या होगा, यह है एन के इक्वल होगा कैपिटल एन के। क्लियर? तो मैंने कहा यह क्या है, कैपिटल एन के इक्वल है, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन होगी, देखो एन क्या है, एन प्लस एन क्या है, कैपिटल एन के इक्वल है, तो मैं लिखूंगा एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये एक और इक्वेशन आती है, अभी बात कर लेंगे इसके बारे में भी,
थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो बस, दैट्स इट। लिख लिया, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, राउल्ट के नियम का, या एक मिनट, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे लिख लो, बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राउल्ट के नियम का वैकल्पिक कथन, मैं लिखता हूं बोर्ड पे, इरेज करूं, इरेज कर रहा हूं इसे, आई थिंक लिख लिया होगा, ये बहुत ज्यादा टाइम है। राउल्ट के नियम का वैकल्पिक कथन, वैकल्पिक कथन, वैकल्पिक कथन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वीडियो लेंथी होनी है ना, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं वैकल्पिक कथन क्या दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।